प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी हायर जुडिशरी के बारे में यूपी के जिस उहापोह के दौर से गुजर रहे हैं, मुझे एक अपुष्टकारी सूचना है कि किसी अधिवक्ता बहन ने संभवतः सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सलेबस के नाम पर और एज रिलैक्सेशन के नाम पर खटखटाया है। वह स्पष्ट तौर पर आपके मोबाइल में वायरल हो जाएगा। पिटीशन एक्सेप्ट हुई, रिजेक्ट हुई, लेकिन ऐसा स्पष्ट संदेश मिला है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। आप लोगों को सर्वविदित जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रयागराज खंडपीठ में डबल बेंच के द्वारा एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर जो पिटीशन डाली गई थी वह खारिज की जा चुकी है और वह पेपरों में प्रकाशित भी हुई थी, जिसके द्वारा आप लोगों को संबंधित सूचना प्राप्त है। यह सूचना इसलिए आप लोगों को आशा के भाव से सुनना और मनन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव है कि माननीय उच्च न्यायालय नेचुरल जस्टिस को नज़दीक से देख पाए। नेचुरल जस्टिस 2 सीधा सरल सपाट। इतने बड़े डिजास्टर चेंज के लिए क्या बच्चे की मनोदशा तैयार है? क्या पूर्व में इस तरीके से किसी परीक्षा प्रणाली में जिसके आधार पर आप चयन करना चाहते हैं, यह न्याय संगत आधार है? ये स्वतंत्र स्वायत्ततापूर्ण वैवेकिक जुरिडिक्शन और राइट है कि आप नियम बना भी सकते हैं, नियम चेंज भी कर सकते हैं। नियम जो बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो अंतहीन दशा में नहीं। जैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जनरल रूल है किसी में भेद नहीं करते, समझना। जनरल रूल है किसी में लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, पहचान के आधार पर, धर्म के आधार पर भेद नहीं करते। लेकिन आर्टिकल 14 चिरंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट याद करें, युक्त वर्गीकरण की इजाज़त देता है। ऐसे ही नियम बनाने वाली संस्थाएं जो परीक्षा को संचालित करवाती हैं और आयोजित करके उसके आधार पर नियुक्तियां प्रदत्त करती हैं, उन नियामक संस्थाओं का जो लीगल लायबिलिटी सेल है, जो विधिक जिम्मेवारियां ये उठाता है, वह भी स्वतंत्र है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। आर्टिकल 19 को मौलिक अधिकार का जामा तभी तक माना जाता है जब वह पार्ट 1 के लिए पार्ट 2 के दिए गए लगभग 8 मामलों में कंट्रोलिंग पावर एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करता है। 19(1) में क्या है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता, उस पर 8 प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। यानी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से लगभग कवर होता है। ऐसे ही नियम बनाने का अधिकार भी युक्तता के दायरे में आता है। अगर इस मुद्दे पर अच्छे अधिवक्ता बंधु साथी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में डबल बेंच के सम्मुख पिटीशन एक्सेप्ट होने पर अपनी बातों को रखा, तो इस बात की पूर्ण गुंजाइश है कि ये अचानक बदले हुए सिलेबस के इतने प्रचंड रूप के लिए फाइल एक बार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को घुमा दी जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर अपील सब्जेक्ट या सिलेबस को लेकर पहली अपील नहीं है। ये
वो तब मानी जाती जब माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ या प्रयागराज में उससे संबंधित मामला दर्ज हुआ होता। अगर यह अपुष्टकारी सूचना पुष्टकारी में बदलती है और सलेबस उसमें चैलेंज का विषय है, तो सलेबस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट दो तरीके के निर्णय पे जा सकता है। एक विचित्र स्थिति तब होती है जब मामले को अत्यंत ही अन्यायपूर्ण समझते हुए, जिसमें न्याय की हत्या हुई हो, उस स्टेज पर कुछ आदेश निर्गत कर सकता है। ऐसा करने से माननीय उच्चतम न्यायालय बचेगा। दूसरा विकल्प, उसको एक निर्देश निर्गत करते हुए संबंधित मसले को माननीय उच्च न्यायालय के उसी पीठ के सम्मुख दोबारा सुनने को कह सकता है जिसने एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर अपने आप को इसको सुनने के अयोग्य समझा, या सीजे अरुण भंसाली सर को ही स्पष्ट निर्देश हो सकता है कि इस मसले को नियम और न्याय संगतता की दृष्टि से आप इसको स्वयं इमीडिएट लिमिटेड टाइम में सुनकर निस्तारित करें। तो अभी तो इसके आगे नहीं बोलूँगा, बोलना उचित नहीं है। आशावादिता यानी जिनको इससे निराशा हुई है, जो स्वाभाविक तौर पर परेशान हुए, परेशान सब हैं। अधिकतर लोग इस पर क्यों बोलें, माननीय उच्च न्यायालय हमारा नाम जान जाएगा तो हमको एडीजे नहीं बनने देगा इत्यादि तमाम तरीके की गुबार भरी संभावनाओं के बीच में चुप रहना आदमी ज़्यादा ठीक समझता है। मेरी दृष्टि में अगर आप अधिवक्ता हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपको हर उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बेजोड़ सलीके से लड़ना चाहिए जो आपका सिर्फ भौतिक कर्तव्य नहीं है, यह निजी धर्म भी है। जैसे एक नाविक का यह धर्म है कि नैया से आपको बैठा के सकुशल पार करा दे, वैसे एक अधिवक्ता का ये गुण धर्म है कि वह अन्यायकारी किसी भी मुद्दे पर सलीके से शांतिपूर्वक विधितः लड़े। ये बात अलग है कि रिजेक्ट हो जाए, न्याय पक्ष में आए ना आए, लेकिन तर्क संगत मांग उठाना और उस पर विचारणीय बिंदुओं पर लड़ना विधिता किसी भी कोण से गलत नहीं है। यह दुराग्रह पूर्वक पूर्ण नहीं है, यह द्वेषकारी नहीं है, यह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का तमगा नहीं है। महज उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसको हम इंग्लिश में प्रैक्टिस कहते हैं और इसको हिंदी में जो नाम दें वकालत का पेशा। यही तो है। जिला कचहरी हो, तहसील का बार हो, टैक्सेशन हो, रेवेन्यू हो, फौजदारी, क्रिमिनल, कहीं का मैटर हो, किसी कोर्ट का मैटर हो, लड़ना तो पड़ता है। रात को आर्गू तैयार करने के लिए तथ्य इकट्ठा करने पड़ते हैं, अंडरलाइन करना पड़ता है, थंब से उसको लोकेट करना पड़ता है, मार्कर चलाना पड़ता है। क्या इस मुद्दे पर जो बातें मैं कह रहा हूँ, कोई भी अधिवक्ता साथी, कोई भी गणमान्य ऑफिसर, न्यायिक अधिकारी, गैर न्यायिक अधिकारी अगर हमारी बातों को सुनेगा तो वह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत बात का तो इसमें सवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई जोड़ कर भी देखता है कि शायद स्वयं सर का ही पक्ष है तो इससे फर्क भी नहीं मुझे पड़ता। मैं व्यक्तिगत तौर पर यहाँ वही बात करता हूँ जो सर्वन्यायकारी नेचुरल जस्टिस को बल देता है, इक्विटी और जस्टिस के मूल सिद्धांतों को, जिसका समावेश टीपीए, एसआरए, तमाम अनगिनत कानूनों में देखने को मिलता है। दो बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी, आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस और एस्टॉपेल की थ्योरी में क्या है, आप क्रक्स देखेंगे तो इक्विटी है। अगर इक्विटी और जस्टिस नहीं है तो किस बात का जस्टिस है भाई? मेरे हिसाब से अन्य स्टेट के जो एचजेएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अपने इस स्टेट के एचजेएस के एग्ज़ाम से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कंपेयर किया जाए तो पद वही है, अधिकार वही है, क्षेत्र वही है। तो ऐसे में क्या अन्य स्टेट के एचजेएस और इस स्टेट के एचजेएस में सिलेबस का इतना डिजास्टर चेंज इक्विटी को फुलफिल करता है? इस पर सोचना, इस पर सवाल उठाना, इसके संदर्भ में विधि संगत वाद बिंदु तय करके लड़ना कुछ भी बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है।
भले ही इसका रिजल्ट नील बटे सन्नाटा है। तो मैं इतनी बातें इसलिए किया कि जो हमारे अधिवक्ता साथी, बंधु बहन, बहुत सारे लोग परेशान हैं, लगभग फ़ोन पर डे आता रहता है, लेकिन जिस अधिवक्ता बहन ने ये कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। जैसे मैंने त्रिदीप नारायण पांडे जी के बारे में उस पक्ष के लिए उनके अपने बहादुरी भरे कदम को सराहा था, ऐसे फिर मैंने अभी नाम तो नहीं जाना है, मुझे अपुष्ट सूचना है, जब वो और क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, अगर पिटीशन रिजेक्ट हुआ तो भी नाम आ जाएगा, और अगर सुना गया तब तो आएगा ही आएगा, तो उस पर पता चल जाएगा। एक उम्मीद की लौ बनी है, देखते हैं क्या नतीजा आता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, चाहे मेरे इस शब्द को मेरे महामहिम माई लाडी सुन रहे हों, इस निर्णय को लेने के पहले नियमतः आपको 2 साल पहले सूचना देनी चाहिए कि इस स्तर पर इतने इतने एक्ट हम इसमें रखेंगे, और उसको पढ़ने का भरपूर समय होना चाहिए, खास करके उन अधिवक्ता साथियों के लिए जो शाम के 7 बजे से 8 बजे तक लगभग कचहरी में ही रह जाते हैं। ऐसे अधिवक्ता साथियों से इतने बड़े डिजास्टर चेंज पर आप अगर परीक्षा इमीडिएट लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ अन्याय कहना भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के प्रति अपने विवेक डिस्क्रिशनरी पावर का सामयिक उपयोग किया जाए, और महामहिम से, माननीयों से मेरी गुजारिश है, इस निर्णय पर आप ऐसा कुछ तर्कसंगत नोटिस इशू कर सकते हैं, या आपको अगर कहा जाए तो उस पर बीच का रास्ता अपना सकते हैं, जिससे यह अन्यायकारी स्थिति से निजात पाया जा सके। बाकी हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं, अपने फॉर्म को भरने, अनुभव सर्टिफिकेट बनवाने और उससे संदर्भित प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के आने वाले वस्तु स्थिति के लिए तत्पर करने में लगे हैं। इस बीच में पढ़ाई बिरला ही कर पा रहा होगा। कोशिश मेरी भी है कि आप हमसे जुड़े हैं, हम जो मेरे समझ आता है हम आप तक पहुंचाते हैं। इतने प्रैक्टिस के बीच में जो समय मिलता है उसके बीच में ये काम करना आसान नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, इस समय लगभग 1 बजने वाला है और आज 28 तारीख है, मैं इतना ही कहूँगा कि शस्त्र अधिनियम की क्लास लेके आया, गोला बारूद पढ़ाया, गोला बारूद हम लोगों के दिमाग में भर गया है पूरा। क्या करें, ऐसा ये इस सिलेबस का चेंज है कि दिमाग के परखच्चे उड़ा दे। बड़े बड़े एक्ट हैं, नेगोशिएबल मामूली नहीं है, ठीक है। तो आज सभी लोग निराशा के साथ नहीं, आशा के साथ जुटें, लड़ते रहें, देखिए गाड़ी कहाँ तक जाती है। अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जैसा हुआ कि 4 बच्चे इंटरव्यू देने गए थे, हाँ एक सूचना है शायद झारखंड हायर जुडिशरी आने वाली है, और ये पॉसिबल है कि 15 सीटें गजट हों। इसके बारे में आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी क्लियर सूचना नहीं। जैसे अपुष्ट सूचना इसकी थी कि हायर जुडिशरी में सिलेबस के मुद्दे पर शायद चैलेंज किया गया है, ऐसे ये भी अपुष्ट सूचना है कि 15 पद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज झारखंड के जल्द प्रकाशित हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इमीडिएट सूचना इसलिए हमने आपको शेयर की है। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अप्रैल तक, जैसा कि आपको शायद जानकारी होगी, अगर आप कचहरी में रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं तो आपको ये जानकारी होगी कि 1 अप्रैल से माननीय उच्च न्यायालय के निर्गत आदेशों के चलते निचली अदालतों का समय, यानी जो आप पर डे कचहरी जाते हैं, सुबह का बेले में हो गया है। यानी 3 बजे के पहले सारी कोर्ट्स बंद हो जाएंगी। सुबह 7 बजे से कोर्ट स्टार्ट होगी और 12 बजे तक ही चलेगी। यानी शाम के समय तेज़ गर्मी के चलते अभी से ही शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा निर्गत आदेशों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जुडिशरी में ये अप्लाई हो गया है। इसलिए ध्यान रखें, अपने कागजाती काम के लिए वकालतनामे के संदर्भ में जो भी प्रोसीजर आपके चल रहा है, इस डेली बेसिस दिनचर्या में जो कचहरी की है उसमें जो चेंज है, उसमें जो समय मिलता है, आप अपने काम के लिए इमीडिएट सुबह निकलें। आपकी अदालत 12 बजे के बाद नहीं चलेगी, ये ध्यान रखें 1 अप्रैल से। तो इस सतर्कतापूर्वक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को कंप्लीट करें।
अगर हमारे द्वारा चलाई जा रही टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स क्लासेस से आप यूपी हायर जुडिशरी के प्री या मेंस के प्रति इच्छुक हैं तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार की हायर जुडिशरी की सीरीज आज चौथा पेपर कायदे से संपन्न हो गया। 6 पेपर और बचे हैं, 22 अप्रैल तक होना है। आपको पता है 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। लगभग सारे वो स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं बिहार हायर जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज में दिए गए सवालों से वो अति प्रसन्न है। भगवान करे कि मेरे द्वारा चलाई गई 10 मॉडल टेस्ट सीरीज और 14 पर्सनल पेपर के हिसाब से, यानी 24 पेपर का जो 25 पेपर का लगभग एक मॉडल स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, उसमें आपको 100 नंबर के जो सवाल पूछे जाएंगे बिहार हायर जुडिशरी 2023 को लेकर, उसमें अत्यधिक लाभ पहुँचे, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। शुभकामना है आप सभी के प्रति। और अगर इस इमीडिएट बचे हुए खाली समय में आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं और पुराने टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा एक निश्चित फीस देने पर, लेकिन इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर 7705090393। अभी आज तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा, खास करके जो हमसे जुड़े हुए अधिवक्ता बंधु यूपी एपीओ और जुडिशरी से जुड़े हैं, वह हमको कम से कम 5 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक 20 दिन कोई टेस्ट सीरीज लिख कर ना दें। क्यों? हम व्यक्तिगत कामों से अपने व्यक्तिगत काम से थोड़ा बिजी रहेंगे। आप लोगों की भी वैकेंसी नहीं है। सीरीज के सारे प्रश्न पत्र हल होंगे, क्वेरी होगी। आप लिख कर देंगे तो वो संख्या बढ़ती जाती है, फिर क्वेरी करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा स्टाफ लें, राजस्थान को डिवोटेड होकर पढ़ें, एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी करें, बाकी कोई भी कार्य करें, लेकिन अभी थोड़ा टेस्ट सीरीज में 20 दिन के मौके के लिए आप 5 से 25 तक, 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। चूँकि 28 अप्रैल को बिहार हायर जुडिशरी है तो सीधे 5 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 25 दिन आप अपनी टेस्ट सीरीज को मैं विराम दे रहा हूँ। आने वाले में 5 अप्रैल को और क्लियरली ये बताऊँगा, लेकिन इस बीच में आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। कोई ज्वाइन करना चाहता है सीरीज, ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके प्रश्न पत्र तुरंत स्टार्ट नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी अप्रैल में हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको जे के संदर्भ में, वैकेंसी के संदर्भ में यूपी के स्पष्टता के साथ सुनने या देखने को मिल जाए, या एपीओ के संदर्भ में। वो इमीडिएट आने वाले समय में पता चलेगा। हमारी व्यक्तिगत व्यस्तता वजह, आप जानते हैं मुझे खुद भी एग्ज़ाम फेस करना है, तो उसके संदर्भ में व्यस्तताएं ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से प्रोसीडर है, जिस तरीके से विराट सलेबस है, उसके प्रति हमको 3 गुना 4 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात को समझेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता अगर आपकी इमीडिएट वैकेंसी होती तो मैं इसका जिम्मा छोड़ देता, लेकिन मौका है, सुविधा है, समय है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एविडेंस की क्लास जो चल रही है चलती रहेगी, इस नए 36 एक्ट पे जो क्लास चल रही है चलती रहेगी, रेवेन्यू की जो क्लास चल रही है चलती रहेगी। लेकिन टेस्ट सीरीज पर जो क्वेरी के माध्यम से आपको हम कन्वे करते हैं उस पर विराम रहेगा 25 दिन। ये 25 दिन मेरे लिए बहुत खास हैं। इसमें हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। इसको अगर हम ध्यान देते हैं तो आगे आपका सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 25 दिन आप राजस्थान एपीओ को पढ़ने में भुना सकते हैं या कोई और कार्य करने में भुना सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम कल। आज की बातें यहीं तक। अपने अध्ययन को जारी रखें, निराश ना हो। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। कल फिर नई बातों के साथ, नए घटनाक्रम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा दें। सभी अधिवक्ता साथियों को मेरा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।